हेलो एवरीवन। आज की कहानी है मेहनत का फल। जिसकी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था, आज जब उनके पीछे भीड़ को भागते देखा तो बेटी और बहू बहुत चक्के रह गए। अमन अपनी पत्नी रूपा के साथ आज बहुत दिनों के बाद एक शॉपिंग करने बड़े शहर के शॉपिंग मॉल में गया था। दरअसल जब से अमन शहर में आया है, यूं कहें कि उसका तबादला शहर में हुआ है, तब से उसकी पत्नी रूपा ने शोर मचा रखा था कि कहीं बाहर घूमने जाना है, खाना बाहर ही खाना है। तो अमन अपनी पत्नी रूपा और अपने छोटे से बच्चे के साथ आज एक शॉपिंग मॉल में आया हुआ था। जब वे दोनों पूरे शॉपिंग मॉल में घूम घूम कर कपड़े देख रहे थे, तभी उन्हें बाहर से आता हुआ शोर सुनाई दिया। किसी से पूछने पर पता चला कि यह शोर इसलिए हो रहा है क्योंकि इस मॉल की मालकिन आज यहाँ आने वाली है और वह इतनी नेक दिल औरत है कि उनको देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी है। जब अमन को यह पता चला तो अमन भी उस भीड़ का हिस्सा बन गया और जब उस शॉपिंग मॉल की मालकिन एक बड़ी सी चमचमाती हुई कार से उतरी तो उसको देखकर अमन और उसकी पत्नी का मुंह खुला का खुला रह गया। आखिर कौन थी वो औरत? आइए जानते हैं इस कहानी से। ये कहानी है अमन और उसकी माँ की। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि आज बहुत समय बाद मेरा अपने ससुराल से मायका जाना हुआ, जिसके पीछे का कारण था मेरे एक बचपन की दोस्त की शादी। मेरी शादी के करीब 7 साल बाद उसकी शादी तय हुई। वैसे तो जाना इतना जरूरी नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों न इसी बहाने पुराने दोस्तों और पुराने जानकारों से भी मुलाकात हो जाएगी, जिनको इस भाग दौड़ में समय के अभाव के चलते कभी फिर से मिलना ही न हुआ। सर्दियों का समय था, क्योंकि सर्दियों के दिन बहुत छोटा होता है और रास्ता भी लगभग 2 घंटे का था। बस में बैठकर आराम से नींद की झपकी लेते हुए मैं भी बैठ गई और बस में हिचकोले खाते हुए अपनी मंजिल की ओर चल दी। घर आने का इंतजार करती रही। मेरी आँख लग गई कि अचानक से तेजी से बस के रुकने के कारण मेरी आंखें खुली तो देखा कि बस मेरे मायके से थोड़ी दूर पहले रेलवे के एक फाटक के पास रुकी है। रेलवे फाटक पर जाम लगा हुआ है क्योंकि रेलवे फाटक बंद था और रेल के आने में भी समय था, तो बस उसी के इंतजार में वही खड़ी थी। क्योंकि सर्दियों का समय था तो मैंने सोचा कि जितनी देर अभी बस रुकी है, इतनी देर में पास के बने ढाबे पर एक कप चाय पी ली जाए। ये सोचते हुए मैं उस ढाबे पर चाय पीने के लिए बस से उतर गई और ढाबे पर पहुंची और चाय पीने के लिए बैठ गई। एक गर्म चाय का ऑर्डर दिया और पास ही पड़े तख्त पर बैठ गई। जब तक चाय आती तब तक बस यूं ही इधर उधर नजरें घुमा रही थी कि ढाबे के मालिक की जोर से चिल्लाते करती आवाज ने मेरा ध्यान भटकाया। अरे वो बुढ़िया, जरा जल्दी जल्दी हाथ चला और जल्दी जल्दी बर्तन धो। तब से क्या कर रही है? कितने सारे गिलास गंदे पड़े हैं, बस रुकी है, बहुत सारे लोग चाय पीने के लिए आएंगे, तब जल्दी से बर्तन धो कर लाओ। ढाबा वाला एक बुजुर्ग बुढ़िया को डांटे जा रहा था। उधर से बिल्कुल दबी और सहमी सी आवाज में जवाब आया, जी बाबूजी, बस अभी लेकर आई। और इतना कहकर वह औरत जल्दी जल्दी कांच की गिलास धोने में लग गई। जब मैंने उस बूढ़ी औरत को देखा तो उनका चेहरा मुरझाया हुआ था। चेहरा मुझे जैसे जाना पहचाना सा लगा, मानो मैंने उन्हें कहीं देखा है, पर कहाँ देखा है कुछ याद नहीं आ रहा था। मैं जल्दी से अपने अक्ल के घोड़े दौड़ाई जा रही थी। जितना मैं अपने दिमाग पर जोर डाल रही थी उतना ही मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा था कि मैंने उस बूढ़ी औरत को आखिर देखा कहाँ है। बेजान सा मुरझाया सा चेहरा और फटी हुई साड़ी पहनी वह औरत उस साड़ी से बार बार अपने सर को ढक रही थी और उसकी फटी हुई साड़ी में से चमकते हुए चांदी जैसे बाल। सब कुछ याद करने के बाद भी मुझे याद न आ पाया कि मैंने उस औरत को आखिर देखा कहाँ है। जब बहुत देर तक दिमाग लगाने के बाद भी मुझे यह समझ नहीं आया कि आखिर यह औरत है कौन, तो होगी कोई, यह सोचकर मैंने भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने बंद कर दिए। तभी एक लड़का चाय का गिलास लिए हुए मेरी बगल में आकर खड़ा हुआ और उसकी आवाज से मैं सोच विचार में एकदम से बाहर निकली।
लो मैडम जी, चाय पी लो। उस लड़के ने चाय का गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। मैंने भी चाय का गिलास उठाया और सर्दी में चाय की चुस्कियां लेकर चाय का मजा लेने लगी। इतने में जब नजर दौड़ाई तो देखा कि ट्रेन जा चुकी है और मेरे साथ वाले बस के सभी राहगीर भी जल्दी जल्दी चाय पीकर अपने बस की ओर दौड़ पड़े। फिर मैंने भी जल्दी से अपना गिलास की चाय खत्म की और पैसे देकर अपने बस की ओर चल दी। थोड़ी ही देर में बस फिर से अपनी मंजिल की ओर चल दी। कुछ ही समय बाद मैं अपने घर के पास की बस स्टैंड पर पहुंच गई। वहां से एक रिक्शा लेकर अपने घर को पहुंची। मैंने किसी को बताया नहीं था, इसलिए मुझे अचानक से दरवाजे पर देख सभी सरप्राइज हो गए। माँ ने कहा, अचानक यहाँ सब ठीक तो है? भाई तुरंत आगे बढ़कर मेरे हाथ से बैग लेते हुए बोला, दीदी मुझे फोन कर देती तो मैं आ जाता आपको लेने। मैंने कहा, फिर सरप्राइज कैसे देती? दरअसल मैं सीमा की शादी के लिए आई हूँ, उसने ही बुलाया है। इतना कहकर मैं सीमा की शादी के मेहंदी के फंक्शन में शामिल होने चली गई। मुझे देखकर सीमा मुझसे लिपट गई। उसको उम्मीद ही नहीं था कि मैं वहाँ पर आ जाऊंगी। दरअसल जब से मेरी शादी हो गई तब से मेरा आना जैसे बंद हो गया हो। कभी कभार ही आ पाती थी, व्यस्तता होने के कारण मैं आ ही नहीं सकी। लेकिन सीमा मेरी बचपन की दोस्त थी, इसलिए खुद को रोक न पाई। लगभग 5 साल बाद अपने मायके केवल सीमा की शादी के लिए ही आना हुआ। फिर सीमा ने मुझे बहुत ताने सुनाए कि अब तो बड़े घर की बहू हो गई है ना, अब गरीब आदमियों के यहाँ तू क्यों आएगी? तेरा क्या काम हम जैसे गरीबों के यहाँ? तब मैंने सीमा को समझाया कि नहीं और ऐसी कोई बात नहीं है, बस ससुराल की जिम्मेदारी है जिनकी वजह से मैं नहीं आ पाती। जब उसने मुझसे फिर बच्चों के बारे में पूछा तो प्रिया बेटी वो तो अभी बहुत छोटी है, अभी पढ़ाई कर रही है। अच्छा चलो ठीक है, सीमा ने इतना कहा कि चाची बोली, चलो बहुत हो गई बातें और आराम तो करने ही नहीं दिया, कम से कम अब खाना तो खा लेने दो अपने दोस्त को, भूखा ही रखोगी? और कहते कहते चाची खाने की थाल सजा लाई। खाना पीना हो जाने के बाद मैं घर चली गई। माँ ने पूछा, कैसा रहा आज का दिन? माँ ने चाय बनाकर मेरे लिए और अपने लिए लेकर बाहर ही आ गई। मेरे घर के सामने ही मैना चाची का घर था। बढ़िया 3-4 मंजिल का घर, जिसमें बढ़िया रंग पुताई कराकर उन्होंने घर को बिल्कुल चमका रखा था। मैना चाची, जिनको मैं फुटबॉल चाची कहकर पुकारती थी, क्योंकि उनका कद काठी और गोल मटोल शरीर बिल्कुल फुटबॉल की तरह दिखता था। उत्सुकता हुई कि क्यों न उनके बारे में जान लिया जाए, आखिर वह कैसी हैं। चाची बहुत ही नेक दिल और अच्छी औरत थी। मैंने देखा कि उनके घर के बाहर बड़ा सा ताला लगा है। माँ से पूछा कि माँ, अब भी मैना चाची यहाँ पर रहती है? तो पता चला कि अब वो यहाँ नहीं रहती। भाई साहब के बीमार होने के बाद मैना ने यह मकान उनकी दवाई के लिए बेच दिया और खुद किराए के मकान में रहने लगे। फिर कुछ समय के बाद किशोरी जी की भी मौत हो गई और उनकी दवाइयों के चक्कर में मैना की सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई। रिश्तेदार तो कोई उनके थे ही नहीं और औलाद होते हुए भी नहीं था। जब किराया नहीं दे पाती तो मकान मालिक भी रोज ताने दे देते। सुना है कि आजकल किसी ढाबे पर बर्तन धोती है, ढाबे वाला भी बर्तन धोने के बदले उन्हें 2 वक्त का खाना और थोड़ी बहुत पगार दे देता है, जिससे उनकी गुजर बसर हो जाती है। जैसे ही मैंने ये सब सुना तो मेरे सर पर आसमान ही गिर पड़ा। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि लग रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैना चाची इतनी बुरी हालत में कैसे हो सकती है? आखिर बेचारी कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी? कि अचानक मुझे उस ढाबे वाली औरत का चेहरा याद आया। नहीं, वो मैना चाची नहीं हो सकती। हजारों सवाल एक साथ मेरे दिमाग में घूम रहे हैं, लेकिन उस औरत का चेहरा भी तो जाना पहचाना सा लग रहा था, जो ढाबे पर बर्तन धो रही थी। फिर लगा कि अरे नहीं, ऐसा नहीं है, वो मैना चाची नहीं हो सकती। मैना चाची तो कितनी सुंदर थी और वो बुढ़िया, वो तो बहुत बुजुर्ग। मेरे मन में जैसे उथल पुथल हो रही थी। अब तो मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी।
लेकिन उस औरत की शक्ल भी तो जाने पहचाने सी लग रही थी। मैना चाची को पहचान न पाई। क्या उनका चेहरा इतना बदल गया कि मैं उनको पहचान न सकी? अब मेरे मन में और भी जिज्ञासा बढ़ रही थी। उस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए मैंने माँ से पूछा कि क्या आप जानती है कि मैना चाची किस ढाबे पर काम करती है? उन्होंने कहा, मैं पूरी तरह से और पक्के तौर पर तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे लोग बताते हैं और मैंने सुना है, वह जो गांव के बाहर वाला ढाबा है वहां पर काम करती है। बस इतना सुनकर तो जैसे मेरी जान ही निकल गई। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ और सच्चाई का पता लगाने और मैना चाची की इस हालत के पीछे क्या कारण है, यह जानने के लिए मुझे वहाँ जाना था। जल्दी वहाँ जाना चाहती थी तो बड़ी जल्दी से मैंने माँ से कहा कि माँ, मुझे कोई ज़रूरी काम याद आ गया है, मेरा जाना ज़रूरी है, और वहाँ से निकल गई। मुझसे माँ और भाई ने पूछा भी कि क्या हुआ, इतनी जल्दी में कहाँ चल दी? तो मुझे घर पर कोई ज़रूरी काम का बहाना बनाकर मैं वहाँ से निकल गई और जल्दी से रिक्शा पकड़कर उसी ओर चल दिया। मैं खुद को मन ही मन कोसती जा रही थी कि कैसे आखिर मैंने मैना चाची को नहीं पहचाना। जल्दी से मैं वहां पहुंच गई। जाकर इधर उधर देखा, मैना चाची मुझे कहीं नजर नहीं आई। फिर मैंने उस छोटे से लड़के को अपने पास बुलाया जिसने दोपहर में मुझे चाय दी थी और उससे पूछा कि वह बूढ़ी औरत कहाँ है जो दोपहर में इतने सारे गिलास धो रही थी। तब वह मुझे इशारे से ढाबे के पीछे ले गया और जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि चाची ढेर सारे बर्तनों के ढेर के पास बैठी हुई है और उन्हें साफ कर रही है। उनकी गर्दन नीचे की तरफ थी क्योंकि वो अपना काम करने में व्यस्त थी, तो उन्होंने मुझे देखा नहीं। इस बार मैंने उनका चेहरा देखा तो वो मुझे पहचानने में आ गई। अरे, यह तो मेरी मैना चाची है, किशोर, मेरे किशोर चाचा की पत्नी। जब मैंने उन्हें चाची कहकर पुकारा तो उन्होंने गर्दन ऊपर उठाकर देखा। उन्होंने मुझे पहचानने का प्रयास किया, लेकिन वह मुझे पहचान न सकी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कौन? मेरा शरीर थोड़ा भर गया था, इसलिए शायद वो मुझे पहचान न पाई हो। अब मैंने उनसे बताया कि मैं हूँ चाची, जो आपको फुटबॉल चाची कहकर पुकारती थी, आपकी ममता, आपकी पुरानी पड़ोसी। मैंने जैसे ही पापा और माँ का नाम बताया वो झट से पहचान गई और बोली, अरे लल्ली, तुम यहाँ कब आई? बहुत दिनों बाद देखने को मिल रही हो ना। अब तो तुम भी फुटबॉल हो गई हो और दिल डॉल भी बदल गया है, इसलिए मैं तुम्हें पहचान न पाई। मैं यहाँ हूँ, यह तुम्हें कैसे पता चला? उन्होंने सकुचाए हुए मुझसे पूछा और अब फटी हुई साड़ी से हाथ पोंछते हुए इधर उधर देखकर मेरे बैठने का इंतजाम करने लगी। फिर गई और पास ही में पड़ी एक टूटी सी कुर्सी को लेकर मेरे सामने रख दिया। लो बेटा, इस पर बैठो, और खुद सामने पड़े एक बड़े से पत्थर पर बैठ गए। शादी के बाद पहली बार तुम्हें देख रही हूँ। बहुत दिन हुए तुम्हें यहाँ से गए, यहाँ की कभी खोज खबर भी नहीं ली। अभी यहाँ कैसे आना हुआ? आपके किशोर चाचा भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए और बेटे ने तो हमारी कदर ही न की। इतना कहते कहते उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे और गला बिल्कुल रौंद गया। हाँ चाची, अपनी सीमा की शादी थी, उसी में आई थी। तभी चाचा के बारे में माँ से पता चला। इससे ज्यादा मैं उनसे क्या ही कहती। वो तो बस रोई ही जा रही थी, जैसे तैसे उन्हें सांत्वना दी। और बताओ बेटा, ससुराल में सब ठीक है ना? कभी अपने चाची की याद नहीं आई? आज इतने समय बाद कैसे इस चाची की याद आ गई? चाची, क्षमा चाहती हूँ, मैंने उस समय चाची से हाथ जोड़कर कहा, बस ससुराल की जिम्मेदारियों के चलते आना ही न हो सका। बस रहने दो तुम्हारा, कभी यहाँ आने का मन ना हुआ, वरना जिसका घर आने का मन होता वो देर सवेर कैसे भी करके समय निकाल ही लेता है। तुम तो जब से गई सारे रिश्ते ही तोड़कर चली गई। छोड़ो ये सब बातें, यह बताओ मेरी पोती प्रिया कैसी है? वह मुझे याद भी करती है या नहीं? हे भगवान, मैं भी कितनी पागल हूँ। मुझ बुढ़िया को वो कैसे पहचान पाएगी? कितना समय हो गया मैं उससे मिली भी नहीं हूँ। उसने तो मुझे देखा भी नहीं। पता नहीं मैं उसको याद होगी भी या नहीं। वो तो मुझे भूल ही गई होगी।
चाची, अच्छा आप यह सब बातें छोड़ो और यह बताओ कि आपकी यह हालत कैसे हो गई? चाचा को ऐसा क्या हो गया था और उनकी मौत कैसे हो गई? क्या क्या हुआ था उनको? कुछ मत पूछो बेटा, जब से तुम चली गई तब से तो जैसे हमारा सहारा ही चला गया। बीमार तो तुम्हारे चाचा तुम्हारे सामने ही रहने लगे थे। तुम्हारे जाने के बाद वे हैजा के शिकारी हो गए थे। फिर बस धीरे धीरे आराम ना लगा और वे बीमार रहने लगे। फिर दिन पर दिन उनकी बीमारी बढ़ने लगी। पहले तो जैसे तैसे मैंने अपने गहने बेचकर उनका इलाज करवाया। फिर उन्हें आराम न लगा और बहुत सारी बीमारियों ने उन्हें घेर कर लिया। फिर उनकी बीमारी के इलाज के चक्कर में मैंने इस घर को भी बिक्री कर दिया। और फिर जब अमन अपने पिता के श्राद्ध कर्म करके जाने लगा तो सबने कहा कि अपनी माँ को भी लेता जा। कौन है जो इनका ख्याल रखेगा? कहाँ रहेंगी ये? तभी अमन ने कहा, मैं इन्हें कहाँ रखूँगा? मेरी तो किराए की छोटी सी मकान है। मैं इनका खर्चा नहीं उठा सकता। मेरी इतनी आमदनी नहीं है। और ऐसा बोल मेरी जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चला गया। आज तक कभी मेरी खोज खबर भी नहीं ली। जवानी ही मेरी दुश्मन बन गई। कोई मुझे काम देने को राजी नहीं हुआ। यहाँ शहर से दूर आकर मैंने इस ढाबे पर बर्तन धोने की नौकरी कर ली। यह भला आदमी निकला। इसने मुझे 2 समय का खाना व रहने की कोठरी दे रखी है। किसी तरह बस गुजर बसर हो रही है। अब तो शीघ्र ही मौत आ जाएगी, यही ईश्वर से प्रार्थना है। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए चाची। तभी ढाबे का मालिक चाची को ढूंढता हुआ आ गया और बोला, अच्छा तुम महारानी यहाँ पर बैठी हो, काम धंधा तो कुछ है ही नहीं। मुझे यह बताओ, यहाँ तुम्हें काम करने के लिए रखा है, ये गप्पे लड़ाने के लिए? चाची बेचारी उससे कुछ न बोली और उठकर अपने काम में लग गई। जब उसने उनसे इतनी ऊंची आवाज में बात की तो मुझे बिल्कुल अच्छा न लगा और मैंने उससे कहा कि यह किस तरीके से आप बात कर रहे हो? शर्म नहीं आती एक औरत से इतनी बदतमीजी से बात करते हुए? उसने मुझसे कहा, अगर इतने ही तमीजदार हो तो तब कहाँ गया था यह सब, जब ये मेरे ढाबे पर भीख मांगते हुए काम मांगने आई थी? उसके बाद वह चाची से और भी बदतमीजी करने लगा, जो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त न हुआ। फिर क्या था, मैं चाची को अपने घर ले गई। क्योंकि मेरी बेटी प्रिया उनको बचपन से बहुत प्यार करती थी। मैं ना चाची पहले तो मेरे साथ जाने से मना करती। मैं किसी पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहती। जब मेरी खुद की औलाद ने ही मुझे घर से निकाल दिया तो मैं तुम पर फिर कैसे बोझ बनकर रह सकती हूँ? फिर मेरे बहुत समझाने के बाद चाची मेरे साथ जाने को तैयार हो गई और उन्होंने यह शर्त रखी कि वह मेहनत मजदूरी करके ही अपना पेट भर लेंगी। उस समय मैं भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी और हम अपने शहर को निकल चले। जब हम शहर पहुँचे तो घर जाकर चाची साथ तो हमारे रहने के लिए रहने लगी, पर साथ ही साथ वह काम ढूंढने पर भी लगी रही। वह नाकामयाब रही। एक दिन हम सब बैठे हुए बातें कर रहे थे, तभी मेरे पति ने एक आइडिया सुझाया, क्योंकि चाची बहुत अच्छा सिलाई का काम जानती है। अब मेरे पति के सुझाव के अनुसार हमने शहर में एक सिलाई के दुकान से उनके लिए सिलाई के काम की बात की और सिलाई वाला छोटी मोटी सिलाई की उन्हें दे देता। उनमें सिलाई का हुनर अच्छा था तो उन्हें अब ज़्यादा कपड़े मिलने लगे थे। कुछ पैसे जमा होते ही मैना चाची ने एक सिलाई का मशीन खरीद ली और मशीन के काम के भी ऑर्डर लेने लगी। साल भर होते होते चाची ने शहर में एक छोटा किराए का दुकान लगा दिया। अब वही वह कपड़े सिलने का काम करने लगी। ऑर्डर लेने के साथ साथ वह कुर्ती और ब्लाउज भी सिलाई कर अपने दुकान में बेचने लगी। लोगों को उनका सिलाई बहुत पसंद आने लगा। 2 साल पूरा होते होते उन्होंने अपनी खुद की दुकान सिलाई की और कपड़ों की बुटीक खोल दी थी। साथ ही साथ कुछ आदमी भी काम करने के लिए रख लिए और बस फिर क्या था, धीरे धीरे समय बदला और समय की रफ्तार के साथ साथ चाची कब किराए के दुकान से अपनी सिलाई की दुकान और सिलाई की दुकान से बुटीक और बुटीक से शॉपिंग मॉल पर आ गई, हमें खुद ही पता न चला। और आज मैना चाची इतने बड़े शॉपिंग मॉल की मालकिन है।
जहाँ कभी उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो खुद किसी ढाबे पर काम करके अपनी गुजर बसर करती थी, वहीं आज उन्होंने न जाने कितने बेघरों को घर और लोगों को सहारा दिया। उन्हें कहीं भी सड़क पर कोई मजदूर मिलता है तो उसकी वह हमेशा मदद करती है। आज चाची ने अपना शॉपिंग मॉल ले रखा है और एक बड़ा सा बंगला, गाड़ी, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। अब तो बस चाची बैठकर सिर्फ ऑर्डर चलाती है। और आज एक और नया शॉपिंग मॉल खोला जिसके लिए वो वहाँ पर चाची आई थी। जब अमन और रूपा ने आज चाची को इस मुकाम पर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि जिस माँ को उन्होंने धक्के देकर एक रोटी के टुकड़े के लिए मोहताज कर दिया था, आज वह अचानक से उनके सामने इस तरीके से आकर खड़ी हो जाएगी। उन्हें कुछ सोचने समझने का मौका ही न मिला। ऊपर से इतनी भीड़ थी कि वह बस दूर से ही मैना चाची को देख पाए। इतनी शान और शौकत देखकर अमन और रूपा के मन में लालच आ गया। जैसे तैसे घर का पता निकालकर अपनी माँ के घर जा पहुंचा और घर जाकर उनके दरवाजे के बाहर माँ माँ चिल्लाने लगी। माँ देखो, तुम्हारी बहू और बेटे तुम्हें अपने साथ ले जाने आए हैं। तभी सीढ़ियों से उतरती हुई मैना चाची बोली, कौन हो तुम दोनों? मैं तुम्हें नहीं पहचानती। सिक्योरिटी गार्ड को आवाज लगाने लगी, सिक्योरिटी सिक्योरिटी, ये दोनों अंदर कैसे आए? तुम लोग अपना काम ठीक से नहीं कर सकते? अभी के अभी इन लोगों को धक्के देकर घर के बाहर निकाल दो। और हाँ, आज के बाद अगर यहाँ दोनों दरवाजे तक आए तो इन्हें कभी भी घर के अंदर मत घुसने देना। सिक्योरिटी गार्ड मैना चाची से माफी मांगता हुआ अमन और उसकी पत्नी को बाहर घसीटता हुआ ले गया। अमन अपनी माँ से माफी मांगता रहा और चिल्लाता रहा, पर इस बार चाची ने उसे माफ नहीं किया, उसके कर्मों की सजा दी। आज भी चाची मेरे पूरे परिवार के साथ रहती है और हम सब बहुत खुश हैं और मैना चाची अपने जैसे बेसहारों की मदद करती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलती हूँ आपसे न्यू वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। बाय बाय।